Hello to everyone. It's me Punish Singhal again. It's 7 a.m. in morning when I'm recording this lecture. I hope you have watched the previous two lectures on introduction wala part and the ANS may PNS PSNS, it means parasympathetic nervous system. We have all discussed it previous on. So now the next part in ANS is your sympathetic nervous system or the SNS. Okay. In the PSNS, we have discussed about the neurotransmitter which is ACH in postganglionic groups and the receptor which is M receptor, and the M receptors, they are different distinct locations, their actions, their mechanism, what they do in our body, and we have discussed later on their pharma, there is cholinergic drug and the anticholinergic drug. So what I'm saying here ki the system, the PSNS is all mostly controlled with the acetylcholine, so that is known as cholinergic system. This is cholinergic system. Same here, the ANS. Now the we are discussing about the sympathetic nervous system or the SNS. So the sympathetic nervous system, in the case of sympathetic nervous system, the most important the neurotransmitter, the most important, most dominant priority neurotransmitter is norepinephrine. In short I call it as NE. Also we known it as a noradrenaline. So that's why we call it as a adrenergic system. So the PSNS and the SNS is we are calling them with their distinct name by the neurotransmitters. I was calling the PSNS as the cholinergic system and I'm calling the SNS as the adrenergic system. देखो इसको हम एड्रेनर्जिक बोल रहे हैं, नॉर एड्रेनर्जिक नहीं बोल रहे हैं. वी डोंट नो बाय बिकॉज ऑफ हमको बस इसको एड्रेनर्जिक याद रखना है. नॉर एड्रेनर्जिक इसमें एक्चुअल में जो न्यूरोट्रांसमीटर वो होता तो नॉर एड्रेनलिन है, बट हमको इसको बोलना एड्रेनर्जिक सिस्टम ही है. ग्रेट है, बहुत बड़ी. तो द न्यूरोट्रांसमीटर नाउ यू नो द इन द केस ऑफ एसएनएस द न्यूरोट्रांसमीटर इज योर नॉर एड्रेनलिन or we call it as a norepinephrine, NE in short, and this is known as adrenergic system. So the action, now you know action दो ही तरह के एक्शन होंगे, या तो मैं एड्रेनर्जिक एक्शन कर रहा हूँ या फिर एंटी एड्रेनर्जिक एक्शन कर रहा हूँ. गॉट इट. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द रिसेप्टर्स. In case of SNS system there are two type of receptors here. अच्छा, ये रिसेप्टर जो होते हैं मोस्टली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर जो है दो टाइप के रिसेप्टर्स है. एक रिसेप्टर्स है अल्फा रिसेप्टर्स एंड देयर इज अनदर रिसेप्टर विच इज बीटा रिसेप्टर. अल्फा रिसेप्टर एंड द बीटा रिसेप्टर. सो द अल्फा रिसेप्टर कहाँ होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, इनके लिए हम डिस्कशन करेंगे. लेकिन अभी मैं आपको पहले बताऊँ कि अल्फा रिसेप्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 एंड द अल्फा 2 रिसेप्टर्स. अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं. सो द अल्फा 1 रिसेप्टर्स की जो लोकेशन है, अभी देखें अल्फा 1 रिसेप्टर्स का काम क्या है. अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो है वो GQ सब टाइप के होते हैं, और GQ सब टाइप के होने का मतलब ये सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे तो मोस्टली एक्साइटेटिंग होते हैं ये. ठीक है, सब चीज़ों को बढ़ाते हैं लेकिन गट के अंदर ही चीज़ों को कम करेंगे, इंटेस्टाइन के अंदर चीज़ों को कम करेंगे. तो सबसे पहले मैं ये लिखूँ जैसे कि GIT के अंदर रिप्रेजेंट होगा, GIT के अंदर प्रेजेंट होगा. लेकिन GIT में इसका काम क्या है, रिलैक्सेशन करना. ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये आई के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये आपकी ब्लैडर की जो मसल्स है, ब्लैडर के जो इंस्फिंक्टर है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे. उसके अलावा ये यूटरस पे प्रेजेंट होंगे. इसके अलावा जो आपकी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेट के अंदर, दैट इज़ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज़ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड द पेनाइल यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल. तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट होंगे. इसके अलावा ये प्रेजेंट होंगे वास डिफरेंस में, और सेमाइनल वेसिकल में. दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेमाइनल वेसिकल में प्रेजेंट होंगे. ग्रेट. उसके अलावा ये आपके लिवर में प्रेजेंट होंगे.
अब इन सब जगह इनका काम क्या है वो मेरे को समझना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जीआईटी सिस्टम जो है, जीआईटी सिस्टम में इनका काम है रिलैक्स करना। जीआईटी सिस्टम में इनका काम है रिलैक्स करना। बाकी जीआईटी के अलावा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जहाँ भी होगा हर जगह चीज़ों को बढ़ाएगा। तो क्या मैं इनका एक्शन लिख सकता हूँ? तो ब्लड वेसल्स में अगर चीज़ों को बढ़ाएगा तो क्या ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा? आई के अंदर ये रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर मसल्स को। तो ये रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है आइरिस की। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा मिड्रियासिस, यहाँ पर होगा मिड्रियासिस। ब्लडर की स्फिंक्टर की मसल्स को क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यूट्रस को भी क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को भी क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वासा डिफरेंट और सेमाइनल वेसाइकल जो होगा उसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो इनके अंदर भरा हुआ फ्लूइड है बाहर आएगा। इट मीन्स मेल के अंदर क्या होगा? इजैकुलेशन होगा। तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर मेल में इरेक्शन हुआ, और मेल में इरेक्शन के बाद में एजैकुलेशन हुआ। तो अब आप बड़ी इजीली कह पाएंगे कि जो इरेक्शन हुआ वो इरेक्शन जो हुआ वो ब्लड वेसल्स के डायलेट होने की वजह से हुआ, तो उसमें पीएसनेस का हाथ था। और जो इजैकुलेशन हुआ तो उसमें हाथ जो है वो एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट टू रिमेंबर कि सेक्सुअल एक्टिविटी जब हो रही है तो इसके अंदर आपको इरेक्शन किससे हो रहा है, इजैकुलेशन किससे हो रहा है। सो नाउ द लिवर के अंदर भी चीज़ें बढ़ेगी। सर लिवर के अंदर क्या बढ़ेगा? लिवर के अंदर आपको ग्लूकोज बढ़ाना है। लिवर के अंदर क्या बढ़ाना है? ग्लूकोज बढ़ाना है। लिवर के अंदर ग्लूकोज बढ़ाने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करूँ, जो ग्लाइकोजन है उसे तोड़ दूँ, ग्लाइकोजन को तोड़ दूँ, तो ग्लाइकोजन को तोड़ने से ग्लूकोज बनेगा। तो मैं क्या करूँगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस की ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाए। दिस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन टूट के बन जाए किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस से करने से ग्लूकोज बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा काम मैं कर दूँ क्या, कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कर दिया जाए। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? कि ग्लूकोज को बनाना बिना किसी कार्ब के सब्सटेंस के। दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड से मैं ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बना दूँ। लैक्टिक एसिड से जो मसल से आपकी उसमें लैक्टिक एसिड बना और उससे मैंने ग्लूकोज बना दिया, ग्लाइकोजन बना दिया। दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस हो रहा है बट ये एक्चुअली में दूसरे सब्सटेंस से हो रहा है। बहुत बढ़िया, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये सारे फंक्शन करेगा कौन? अल्फा 1। अल्फा 1 में याद रखने वाली बात क्या है? तो अल्फा 1 सब जगह, सर अल्फा 1 का काम इतना सा है कि अल्फा 1 सब जगह चीज़ों को क्या करता है? बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्यों? बिकॉज ऑफ ये GQ टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से टाइप के? GQ टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। और GQ टाइप के रिसेप्टर जो है कैल्शियम को बढ़ाते हैं, और कैल्शियम को बढ़ाने से सब चीज़ें एक्साइट होती है, बढ़ती है, एक्सेप्ट GIT। तो GIT में क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेंगे? आई के अंदर क्या करेंगे? ये आप सब जान चुके हैं। अब आते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अल्फा 2 रिसेप्टर की सबसे पहले देखी जाए लोकेशन, कि इनकी लोकेशन क्या है। सर अभी तक हम जितने भी रिसेप्टर्स पढ़ रहे थे उन सब की लोकेशन कहाँ थी? तो इन सब रिसेप्टर्स को आप पढ़ते थे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। बिल्कुल सच बात है। लेकिन सर जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पर? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। और अगर ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर है तो क्या करेंगे? सर यहाँ से जो नॉर एपिनेफ्रिन निकलेगा, ये नॉर एपिनेफ्रिन को डिटेक्ट करेंगे। कौन? जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स है, और ये इसको क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। और इसके स्टिमुलेट करने की वजह से इम्पल्स देंगे, और यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो बेसिकली एज ए ब्रेक काम करते हैं।
और इनके काम करने की वजह से नॉर एपिनेफ्रिन का जो सीक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर ये कम हुआ तो इसके कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन कम हुआ तो इधर की तरफ देखें, यहाँ पर बेसो ब्लड वेसल्स में बेसो कंस्ट्रक्शन हो रहा था। लेकिन अगर अब नॉर एपिनेफ्रिन कम हो गया तो बेसो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, यानी कि बेसो डायलेशन होगा। और बेसो डायलेशन अगर हुआ तो बीपी डिक्रीज होगा, बीपी फॉल करेगा। बस इस चीज़ के बारे में इतना ही याद रखना है कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं। तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स की लोकेशन होती है कहाँ पर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ग्रेट, ये ऑल अबाउट द अल्फा रिसेप्टर्स, खत्म अल्फा रिसेप्टर्स। नाउ आते हैं बीटा रिसेप्टर्स। सर बीटा रिसेप्टर्स को मैं नीचे लिखूँगा क्योंकि जगह की कमी हमारे पास है। बीटा, चलो मैं यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, आपको अलग पेज नहीं बनाना पड़ेगा। B2 जो रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बीटा 1 होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स होंगे एंड द बीटा 3 रिसेप्टर्स होंगे। हम एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ किसका, बीटा 3 रिसेप्टर का, बिकॉज ऑफ ये बहुत छोटा सा रिसेप्टर है, इसकी लोकेशन बहुत जो है सिंपल है। तो बीटा 2 रिसेप्टर जो है, बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर सर, तो ये प्रेजेंट होते हैं एडिपोसाइट में। हम प्रेजेंट होंगे एडिपोसाइट में। एडिपोसाइट मतलब फैट सेल्स में। और एडिपोसाइट में अगर ये हैं तो बीटा रिसेप्टर जो बीटा 3 रिसेप्टर्स है, इनकी वजह से यहाँ पर होता है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस मतलब फैट का टूटना। और अगर लाइपोलाइसिस हुआ तो लाइपोलाइसिस होने से होगा क्या सर, लाइपोलाइसिस होने से एनर्जी बनेगी और हीट बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ से थर्मोजेनेसिस होगा और कैलोरीजेनेसिस होगा, यानी कि कैलोरी बनेगी। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी बनती है, इफ़ यू रिमेंबर। तो थर्मोजेनेसिस भी होगा, हीट भी बनेगी और कैलोरी फॉर्मेशन भी होगा। ये पहला काम हो गया। एडिपोसाइट्स में प्रेजेंट होंगे कौन से, बीटा 3। दूसरा बीटा 3 जो है वो ब्लैडर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या करेंगे, ये रिलैक्स करते हैं ब्लैडर को। आपको ये याद रहे ना रहे, लेकिन पहले वाला इंपॉर्टेंट है। ये खत्म हो गए आपके बीटा 3 रिसेप्टर। अब मैं आपको बताऊं बीटा 1 और 2 रिसेप्टर के बारे में। सर जो बीटा 1 रिसेप्टर होता है, बीटा 1 रिसेप्टर में 1 आ रहा है और 1 हमारे ऑर्गन में है हार्ट। इसलिए आप समझ के चलें कि हार्ट के अंदर जो है वो कौन सा है, बीटा 1 है। एक हार्ट है इसलिए आप याद रखेंगे बीटा 1। तो बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होगा, हार्ट में। और लंग्स हमारे पास कितने होते हैं, 2। तो इसलिए याद रखेंगे बीटा 2 कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में। इज़ दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर ये केवल लंग्स में ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। मैं लंग्स में भी कहूँगा तो लंग्स में भी प्रेजेंट होंगे। मैं अगर बोलूँगा, जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था M1 M2 M3, तो M3 सब जगह था, इस तरह से B2 यहाँ सब जगह है। यहाँ पर जो B1 है उसकी लोकेशन डिस्टिंक्ट है, जैसे कि B1 जो है हार्ट में होगा, B1 जो है किडनी में भी होगा। और किडनी की कौन सी सेल में, तो इफ यू रिमेंबर किडनी के अंदर एक टाइप की सेल होती है जिन्हें बोलते हैं JG सेल्स या फिर जंक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, जो ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा ये तीसरी जगह प्रेजेंट हो सकते हैं कहाँ पर, जो कि होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होंगे। अब ये बात ध्यान से सुने कि जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ये हर चीज़ को बढ़ाते हैं और बीटा 2 रिसेप्टर हर चीज़ को कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ना लिख के मैं आपको वहीं पर समझाने की कोशिश करूँगा। बीटा 1 रिसेप्टर के लिए आप हमेशा याद रखें कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और बाकी सारी एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करता है। हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, बाकी सारी एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करता है। तो मैं यहीं से इस तरह से इसको समझने की कोशिश करूँगा कि भाई बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो हार्ट में है, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब क्या है सर, मैं हार्ट रेट बढ़ाऊँगा, हार्ट रेट बढ़ाऊँगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा और साथ ही साथ हार्ट के अंदर कंडक्शन भी बढ़ेगा। मैं सी लिख रहा हूँ इसको, तो आप समझ जाए कि कंडक्शन भी बढ़ेगा। सर किडनी के अंदर ये JG सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे और JG सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ JG सेल क्या रिलीज करती है सर, JG सेल से निकलता है रेनिन। तो रेनिन क्या है, तो रेनिन इज एन हार्मोन। इसके बढ़ने से क्या होगा, तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रास सिस्टम अगर एक्टिवेट हुआ तो रेनिन के एक्टिवेट होने से क्या होता है, BP बढ़ता है, क्योंकि वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, एल्डोस्टेरोन निकलेगा। साथ ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकालेगा, तो ये ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सीक्रेशन को बढ़ाएगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि B1 रिसेप्टर जहाँ भी होते हैं हर चीज़ को बढ़ाते हैं।
B1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे पास एक दिल है तो हार्ट में प्रेजेंट होंगे। दिल का किडनी से सीधा सीधा कनेक्शन है गुर्दे से, तो 2 किडनियाँ हैं तो किडनी में होंगे। किडनी की कौन सी? जेजी सेल्स में। और इन सब के लिए दिमाग में आप जाके चेक करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो वहाँ भी एडीएच रिलीज कर रहे होंगे। अब आते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है। बीटा 2 रिसेप्टर सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। देखो हर चीज़ को बीटा 2 रिसेप्टर गिरा रहे होंगे, तो लंग्स में अगर है तो ये क्या करेंगे? ब्रोंको डायलेशन या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? ब्रोंको डायलेशन। तो ये करेंगे क्या? ब्रोंको डायलेशन। ग्रेट। मैं आपसे अगर ऐसा बोल दूँ कि ये जो है बीटा 2 रिसेप्टर, ये स्मूथ मसल्स जितनी भी है उन सारी की सारी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेंगे। तो भाई लंग्स में भी तो स्मूथ मसल ही थी, तो इसलिए ब्रोंको डायलेशन हो गया। अब मैं स्मूथ मसल्स अगर रिलैक्स कर रहा हूँ तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होगी। इट मीन्स यहाँ से क्या होगा? वैसो डायलेशन। क्या होगा? वैसो डायलेशन। यहीं पर तीसरी जगह मैं अगर लिख दूं तो वैसो डायलेशन हुआ, ब्रोंको डायलेशन हुआ। अच्छा, अगर इनको देखा जाए इनकी तीसरी लोकेशन, तो ये यूटरस पे भी प्रेजेंट होते हैं, गर्भाशय में भी प्रेजेंट होंगे। और यूटरस में क्या करेंगे? सर ऑब्वियसली रिलैक्सेशन का काम बोला है आपने, मसल्स को रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करोगे। ऐसी भी कोई भी दवाइयाँ जो यूटरस को रिलैक्स करती है उस तरह की दवाइयों को बोलते हैं टोकोलाइटिक्स। टोन को जो डिक्रीज करे उन्हें बोलेंगे क्या? टोकोलाइटिक्स। ग्रेट। आफ्टर द यूटरस इनकी जो नेक्स्ट लोकेशन आप लिख सकते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि लिवर के अंदर। अब देखो लिवर के अंदर इनका काम है ग्लूकोज को बढ़ाना। भाई इमरजेंसी कंडीशन से तो ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, और ग्लूकोज अगर आपको बढ़ाना है तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं? तो उसके मेरे पास तरीके हैं कि मैं क्या करूँ, मैं ग्लूकोजेनोलाइसिस कर दूँ, जो मैंने वहाँ पहले किया था। तो मैं ग्लूकोजेनोलाइसिस करूँगा ताकि ग्लाइकोजन ज़्यादा टूटे, ज़्यादा ग्लूकोज बने। मैं दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता हूँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता हूँ। और इन सबको करने से क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ेगा। इन सबको करने से ग्लूकोज बढ़ेगा। ग्लूकोज बढ़ने का मतलब ये सारी कंडीशंस कहती है हाइपर ग्लाइसीमिक है, तो एसएनएस एक्टिव जब भी होगा तो हाइपर ग्लाइसीमिक कंडीशन कॉज करेगा। और अगर आप यहाँ अल्फा में भी देखेंगे तो भी ये हाइपर ग्लाइसीमिक कंडीशन कॉज कर रहा है। हाइपर ग्लाइसीमिया ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? कि एसएनएस एक्टिविटी हो रही है, और एसएनएस एक्टिविटी के अंदर सब चीज़ें जो है इमरजेंसी में नहीं किया तो इमरजेंसी में एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो हाइपर ग्लाइसीमिया करना पड़ता है। गॉट इट? दैट्स ऑल अबाउट द बीटा 1, बीटा 2 एंड द बीटा 3 रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, सब जगह कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंटली देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, ये अल्फा 1 रिसेप्टर करता क्या है? सर अल्फा 1 रिसेप्टर ने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, लेकिन अगर यहीं पर आप देखें कौन सा रिसेप्टर? सर बीटा 2 रिसेप्टर, इसने किया वैसो डायलेशन। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क हुए, डेफिनेटली अपोजिट वर्क हुए। तो सर अल्फा 1 जो है, इसको मैं यहीं पर डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अल्फा 1 जो है इसका पर्पज़ क्या है, ये क्या करके रहे हैं। अल्फा 1 जो है ये तो क्या कर रहा है सर? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं हम। और जो बीटा 2 रिसेप्टर है ये क्या करता है? वैसो डायलेशन। ये क्या किया? वैसो डायलेशन किया। देखो एक्चुअली में इसको समझने का तरीका क्या है? देखो जब भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और जब भी एसएनएस काम करेगा तो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों काम करेंगे। तो एक्चुअली में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब भी होता है तो उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वैसो डायलेशन से ऑर्गन की सप्लाई बढ़ जाती है। जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो एक्चुअली में किसी ना किसी इमरजेंसी कंडीशंस में एक्टिवेट हुआ है, और इमरजेंसी कंडीशंस में मेरे को हार्ट को फंक्शन ज़्यादा कराना है, या फिर मैं उस जगह से भागना चाहता हूँ तो भागने के लिए मेरे को कार्डियक आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो हार्ट का फंक्शन ज़्यादा चाहिए। मेरे सामने शेर आ गया, मेरे बॉडी में खून 5 लीटर है तो वो 10 लीटर थोड़ा ना हो जाएगा। खून तो 5 लीटर रहेगा, तो ज़्यादा ब्लड कैसे आएगा? कि ज़्यादा पंपिंग होगी। ज़्यादा पंपिंग कैसे होगी? कि मैं हार्ट का कार्डियक आउटपुट बढ़ा दूंगा, तो हार्ट की एक्टिविटी एसएनएस में इसीलिए बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि हार्ट की अगर एक्टिविटी बढ़े तो भाई भागने के लिए स्केलेटन जो मसल्स है आपके लिम्स में, उन स्केलेटन मसल्स की एक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। तो सर हार्ट में और स्केलेटल मसल्स में क्या करना चाहिए? ब्लड सप्लाई बढ़ानी चाहिए ताकि ज़्यादा काम कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पर होना चाहिए वैसो डायलेशन।
सर वैसोडाइलेशन अगर यहाँ पर हो रहा है तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी के दूसरे ऑर्गन में भी तो ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। वहाँ पर हम करवा देंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वहाँ का ब्लड जो है हार्ट की तरफ और स्केलेटन मसल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ये होते हैं मोस्टली कहाँ पर, स्किन में या फिर इंटरनल ऑर्गन्स में। ये जो होते हैं कहाँ पर है, इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, स्किन्स में इनका नंबर ज़्यादा होता है। और जो बीटा 2 रिसेप्टर्स है इनका नंबर जो है हार्ट में ज़्यादा होता है, या फिर जो स्केलेटन मसल्स होती है उनमें ज़्यादा होता है। तो जब भी हार्ट इमरजेंसी कंडीशंस आएगी तो ये जो ब्लड है वो शिफ्ट कर जाएगा किससे, स्किन और इंटरनल ऑर्गन से हार्ट और स्केलेटन मसल्स की तरफ, बिकॉज अब इनमें होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और इनमें होगा वैसोडाइलेशन। तो ये इस तरह से ऐसे जो है अपना ब्लड का शिफ्टिंग करता है। ये जस्ट समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने लिखा। इज़ दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया, मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में भी आपको बता दिया कि जब दो दल मिलवाओगे तो बेसिकली यहाँ पर इरेक्शन भी होगा और एजैकुलेशन भी होंगे। और इरेक्शन जो होता है वो किसकी एक्टिविटी से होगा, तो वो पीएसएनएस की एक्टिविटी से होगा, और एजैकुलेशन एसएनएस की एक्टिविटी से होगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो, तो ये दोनों रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कशन हो गया। जी रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर एंड द बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर की दो टाइप, अल्फा 1 एंड द अल्फा 2। अल्फा 2 तो सर सिंपली प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। अल्फा 1 कहाँ होगा, अल्फा 2 कहाँ होगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। और अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है तो बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन को कम करेगा, बीपी को कम करेगा। लेकिन अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स का काम जीआईटी में रिलैक्स करना, बाकी सब जगह बढ़ाना। भाई खाने पीने का काम बाद में करो, पहले एक्टिविटी करो, पहले जो है एनर्जी बचाओ, पहले भागो। सॉरी, एनर्जी बचाना भी नहीं, अभी भागो। तो जीआईटी को रिलैक्स करो और बाकी सब कामों को बढ़ाओ। तो ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करो, आई में रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, तो माइड्रियासिस करो। माइड्रियासिस करने से पीपल डायलेट होगी, और पीपल डायलेट होगी तो ज़्यादा लाइट आ पाएगी, तो मैं शेर को ज़्यादा देख पाऊंगा, ज़्यादा भाग पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों में माइड्रियासिस हो। मैं ब्लडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं यूरिन पास नहीं करना चाहता। मैं चाहता थोड़ा ना हूँ कि यूरिन पास हो, इस टाइम पे मैं यूरिन करूँगा कि भागूंगा, तो यूरिन भी पास नहीं करना चाहता। सर मैं यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहता हूँ, मैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को भी कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, बासा डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एजेकुलेशन हो जाएगा। देन लिवर के अंदर ग्लूकोज का जो है लेवल बढ़ाना है, लिवर ग्लूकोज को बढ़ाएगा, तो ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए ज़्यादा मैं एनर्जी यूज़ कर पाऊंगा। तो ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए आप ग्लूकोज जेनेसिस को, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को यूज़ कर सकते हैं, और ग्लूकोजेनेसिस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ग्लाइकोजेनेसिस को नहीं करूँगा, ग्लाइकोजेनेसिस इनिबिट होगा। ग्लाइकोजन नहीं बनाना है इस केस में, ग्लाइकोजन बनाओगे तो ग्लूकोज यूज होगा, तो वो इनिबिट होगा। तो ये सारी कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगी। नाउ बीटा रिसेप्टर के 3 टाइप होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड बीटा 3। बीटा 1 जो होता है वो एक हार्ट यानी कि हार्ट में प्रेजेंट होंगे, बीटा 2 2 लंग्स यानी कि लंग्स में प्रेजेंट होंगे, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। और बीटा 1 जो है हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आपको तो इस तरह से याद रखना है कि हार्ट में एक्टिविटी बढ़ती ही है, तो हार्ट में भाई सब चीज़ें बढ़ानी है आपको, हार्ट में सारी चीज़ें बढ़ानी है। हार्ट में सारी चीज़ें बढ़ेगी और लंग्स में सारी चीज़ें कम होगी, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होगी तो वैसोडाइलेशन भी होगा, यूट्रस रिलैक्स होगा। तो इन ड्रग्स को बोलेंगे टोकोलाइटिक्स। तो हमको इनको कहाँ यूज करेंगे भाई, जब बेबी की डिलीवरी होने वाली है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है, टाइम नहीं हुआ लेकिन बेबी की पहले डिलीवरी हो रही है, तो डिलीवरी हो रही है तो मैं ऐसी ड्रग दे दूंगा जिससे यूट्रस रिलैक्स हो जाए, डायलेट जो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, तो वो टोकोलाइटिक ड्रग्स कहलाती है। उसके अलावा जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पर रेडियस निकालता है बीटा 1, और किडनी से जेजी सेल्स पे काम करके रेनिन बढ़ाता है ताकि बीपी बढ़ जाए। सब चीज़ें बढ़ाने का काम कर रहा है बेसिकली। बीटा 2 हर चीज़ को कम करेगा, तो लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन, स्क्लून मसल्स में वैसोडाइलेशन, स्मूथ मसल्स के ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो वैसोडाइलेशन, यूट्रस की रिलैक्स होगा, लिवर में वही हाइपरग्लाइसीमिया करवाना, ग्लूकोज को डायलेट करना, ग्लूकोज बढ़ाना ना। तो बीटा 3 के बारे में ज़्यादा हमने डिस्कशन नहीं किया, बिकॉज बीटा 3 सिर्फ एडिपोसाइट्स में प्रेजेंट होता है जो लाइपोलाइसिस करेगा, और ब्लैडर में क्या करेगा, रिलैक्सेशन का काम करेगा। दैट्स इट। ना तो अब दूसरी कंडीशंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं एक बार ब्लॉकेज को समझ लो ताकि मेरे को ड्रग समझ में आ जाए। ये मैं जो जितने भी रिसेप्टर्स उनको समझ चुका हूँ ना, तो मेरे को जो है ड्रग से समझनी है। ड्रग समझने के लिए 2 ही तरीके मेरे पास है, या तो मैं भाई रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो या तो मेरे पास एक्टिविटी 2 ही तरह की एक्टिविटी करवानी है मेरे को, या तो मैं एड्रिजेनिक एक्टिविटी करवाऊंगा या फिर नॉन एड्रिजेनिक एक्टिविटी करवाऊंगा। तो वो ड्रग्स को समझने के लिए मैं सबसे पहले वही साइनेप्स वाला फंडा अपनाऊंगा। ये मेरे पास मान के चलो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये मेरे पास मान के चलो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो बेसाइकल है, यहाँ पर रिसेप्टर जो है, जो बेसाइकल इनमें अब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, तो सर यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन होगा, बिकॉज अब सिस्टम कौन सा है, एसएनएस है। सर यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होंगे वो रिसेप्टर्स कौन से होंगे, तो यहाँ पर सर अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स होंगे, अल्फा रिसेप्टर्स या फिर बीटा रिसेप्टर्स होंगे। सिंपल सा रहेगा कि भाई जब भी पॉजिटिव स्टिमुलेशन आएगा या फिर एक्शन पोटेंशियल आएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होकर कहाँ पे गिरेगा, इन रिसेप्टर्स के ऊपर, और एक्शन आएगा। अब ये तो नॉर्मल बात हो गई। नॉर्मली जब नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर इकट्ठा हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जैसे हमने उस कंडीशन के अंदर याद हो, तो नॉरएपिनेफ्रिन वहाँ पर ACH जो था, उस ACH को तोड़ा था, ख़त्म भी किया था कंडीशन,
ताकि ACH खत्म हो जाए तो इफेक्ट खत्म हो जाए, मैं यही चाहता था। तो उसके लिए हमने कौन सा एंजाइम यूज किया था, ACH एस्टरेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। यहाँ पर मैं एंजाइम यूज करूँगा इस नॉरएपिनेफ्रिन को ख़त्म करने के लिए। तो नॉरएपिनेफ्रिन को आपको मेटाबोलाइज करना है, और यहाँ पर मेटाबोलाइज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, MAO की। MAO मतलब मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। और ये मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इसे क्या कर देगा, मेटाबोलाइज कर देगा। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज क्या कर देगा, मेटाबोलाइज कर देगा। और मेटाबोलाइज करने के बाद में ये जो इसमें से जो मोनो अमाइंस निकलेंगे उनका क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा। और रीअपटेक होने के बाद ये वापस से कहाँ चले जाएंगे, प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन में, और वापस यूज होते रहेंगे। तो ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई। मैं बात करूँ किसकी, इनके ऑब्स्ट्रक्शंस की, ब्लॉकेज की, तो मेरे को भाई सबसे पहली बात तो एड्रेनर्जिक इफेक्ट चाहिए कि इफेक्ट को बढ़ाना है। इफेक्ट को बढ़ाना है तो मैं ग्रीन कलर से इसे इंडिकेट कर रहा हूँ कि मान के चलो कि मैं सिंपल सा क्या काम करूँ कि मैं अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर को अगर स्टिमुलेट कर दूंगा, तो इस तरह की ड्रग्स को क्या मैं डायरेक्ट एड्रेनर्जिक ड्रग कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ और एड्रेनर्जिक इफेक्ट लेके आ रहा हूँ। डायरेक्ट एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहलाएगी। तो ये बेसिकली आपने क्या किया कि यहाँ पर सर मैंने डायरेक्ट स्टिमुलेशन दिया किसको, टू अल्फा एंड द बीटा रिसेप्टर। बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरा तरीका हो सकता है मेरे पास यहाँ पर कि मैं जो नॉर एपिनेफ्रिन है, इस नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा दूँ, कि इसको स्टिमुलेट किया जाए और इससे क्या किया जाए, रिलीज को बढ़ाया जाए किसको, रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज को बढ़ाया जाए, तब जाके बाहर निकलेगा, तब जाके अल्फा बीटा पे काम करेगा। तो ये जो तरीका है ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट तरीका है। तो इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक। कौन सा, इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक। दूसरी टाइप की ड्रग है क्या, इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक। सर वहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक जो थी वो ACH को ब्लॉक कर रही थी, यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक है वो नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाती है। तो दो कैटेगरी की ड्रग हो गई मेरे पास एड्रेनर्जिक में। सर इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक एंड डायरेक्ट एड्रेनर्जिक। इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक करती क्या है, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक बेसिकली रिलीज को बढ़ाती है, किसके को, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ाती है, जिसकी वजह से एक्टिविटी बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। मान के चलो कि कुछ दवाइयाँ हैं जो डायरेक्ट एड्रेनर्जिक है, या फिर कुछ दवाइयाँ इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक है। लेकिन मान के चलो कि कुछ मेडिकेशंस क्या होगी जो दोनों के दोनों काम कर रही होगी, बोथ, दोनों के दोनों फंक्शंस कर रही होगी। दोनों के फंक्शंस का मतलब वो जो ACH के लेवल को भी बढ़ाएगी और अल्फा और बीटा एगोनिस्ट भी होगी। अल्फा बीटा एगोनिस्ट बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ इन रिसेप्टर के ऊपर काम कर रही है और वैसा ही काम कर रही है। तो ACH के लेवल को बढ़ाएगी, कुछ ड्रग्स ACH के लेवल को भी बढ़ाएंगे और अल्फा बीटा रिसेप्टर के एगोनिस्ट भी होंगे। तो इस टाइप की जो ड्रग्स है उन्हें क्या बोलूँगा मैं, मिक्स्ड एक्टिंग। उन्हें क्या बोलूँगा, मिक्स्ड एक्टिंग। मिक्स्ड एक्टिंग क्यों, बिकॉज ऑफ इनका एक्शन मिक्स है। तो मिक्स्ड एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग कह सकता हूँ मैं। दिस आर मिक्स्ड एड्रेनर्जिक एंड दिस इज अ थर्ड कैटेगरी। तो तीन कैटेगरी मेरे पास हो गई इन केस ऑफ एड्रेनर्जिक, जहाँ पर मैं एक्टिविटी को बढ़ा रहा हूँ। इन द केस ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग देर इज indirect adrenergic drugs, there is direct adrenergic drugs, and there is mixed acting adrenergic drugs. The direct adrenergic drugs stimulate the alpha 1 and the alpha 2 receptors. The direct adrenergic drug stimulate the alpha 1 and the alpha 2 receptors. Alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, beta 3 receptors. I mean alpha and the beta receptors. The indirect adrenergic drugs increase the release of norepinephrine. And the mixed acting drug do the both things, that they increase the ACH secretion and also they are alpha and the beta agonists, so they stimulate the alpha and the beta receptors. Now if I want to decrease the action of the SNS system, so I can inhibit the alpha and the beta receptor. So these drugs are known as anti-adrenergic action. This is your anti-adrenergic action और the anti-adrenergic drug. दिस इज योर ओनली कैटेगरी जहाँ पर आप एक्चुअली में एक्शन को कम कर रहे होंगे। तो मेरे पास दो ही तरह की ड्रग हो गई। फर्स्ट जहाँ पर मैं एक्शन बढ़ाऊँ तो एड्रेनर्जिक, एक्शन कम करूँ तो एंटी एड्रेनर्जिक।
ग्रेट। नाउ द दूसरी ड्रग को डिस्कशन, अब यही मेरे को डिस्कशन यहाँ पर करना है। ग्रेट है, बहुत बढ़िया। यही डिस्कशन मैं करूँ उससे पहले यहीं पर मैं एक ड्रग के बारे में या फिर एक ड्रग के बारे में या फिर एक नशीली दवा के बारे में बता सकता हूँ आपको मैं। और उस नशीली दवा का नाम है सर कोकेन। क्या नाम है? कोकेन। सर चलती फिरती कोकेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खा लेने वाली कोकेन की बात कर रहा हूँ। तो कोकेन करती क्या है, जो रीअपटेक यहाँ पर किसका होता है, मेटाबोलाइज सब्सटेंस का, वो कोकेन इसको इनिबिट कर देगी। कोकेन क्या कर देगी, इसको इनिबिट कर देगी। तो जैसे ही रीअपटेक इनिबिट होगा तो सर यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन बड़ा रहेगा, और नॉरएपिनेफ्रिन अगर बड़ा रहेगा तो बेसिकली पर्सन के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी। तो कोकेन वाले पर्सन के अंदर आप देखेंगे सिंपैथेटिक एक्टिविटी होनी है सारी की सारी। हार्ट के जो लेवल्स है, पैल्पिटेशन वगैरह पेशेंट फील करेगा। पीपल जो है उसकी डायलेट हो जाएगी, माइड्रेटिक हो जाएगा, उसको यूरिन पास नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इन्फेक्टरीज की मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें पर्सन के अंदर होगी बिकॉज ऑफ कोकेन उसने कंज्यूम कर लिया। ग्रेट है, ये मैं डिस्कशन मेरा यहाँ पर कोकेन से रिगार्डिंग भी हो गया। वो अमेजिंग। ना द नेक्स्ट थिंग जिसकी तरफ मैं मूव कर सकता हूँ, तो मेरे को एक एक ड्रग पढ़नी है। उस एक एक ड्रग के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि भाई दो ही तरह की ड्रग है मेरे पास, जहाँ पर एसएनएस की एक्टिविटी को मैं बढ़ाऊँ या फिर मैं एसएनएस की एक्टिविटी को कम करूँ। अगर मैं एसएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा रहा हूँ तो इस टाइप की ड्रग्स को मैंने क्या बोला था सर, ये जो ड्रग है सर आपने एड्रेनर्जिक एक्टिविटी करवाई तो दिस इज योर एड्रेनर्जिक ड्रग्स। या फिर इस सिंपैथेटिक सिस्टम की मिमिक्री कर रही है तो इन्हें बोल सकता हूँ क्या, सिंपैथो मिमेटिक। सिंपैथो मिमेटिक सर, यहाँ पर क्या इन्हें मैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहूँगा, डेफिनेटली कहूँगा। क्या सर मैं इन्हें सिंपैथो लाइटिक्स कहूँगा? हाँ बिल्कुल सेम चीज़ें हो रही है, सिंपैथोलाइटिक के अंदर सिंपैथोमिमेटिक्स। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एड्रीनल जो है, सॉरी एड्रीन नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉरएड्रेनलिन जो है उसकी मिमिक्री कर रही है तो इन्हें एड्रीनो मिमिक भी कहते हैं। एड्रीनो मिमिक भी कहते हैं तो इन्हें एड्रीनोलाइटिक भी हम कह सकते हैं। या फिर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो याद रखना है कि दीज आर एड्रीनल रिसेप्टर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब ये एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो इन्हें मैं अल्फा एंड द बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट भी कह सकता हूँ। मैंने बोला था एगोनिस्ट का मतलब जो सेम फंक्शन करे, और एंटागोनिस्ट जो उल्टा फंक्शन करे, तो दीज आर अल्फा एंड द बीटा एगोनिस्ट एंड दीज आर अल्फा एंड द बीटा एंटागोनिस्ट। दीज आर अल्फा एंड द बीटा एंटागोनिस्ट। सिंपल। अब मेरे को अभी इस लेक्चर के अंदर पहला पार्ट क्या है, तो इसके अंदर मेरे को अभी जो है ड्रग्स का जो है लिख देना है, सारी की सारी ड्रग्स कौन कौन सी है। तो एक बार मैं सारी की सारी ड्रग्स का नाम लिख दूंगा आपके लिए। मैं पहले एड्रेनर्जिक डिस्कस करूंगा, फिर नॉन एड्रेनर्जिक डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो ड्रग्स हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर एड्रेनर्जिक ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स? एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले क्या, एड्रेनर्जिक ड्रग्स। देखो एड्रेनर्जिक ड्रग्स को क्लासीफाई बड़ा इंटरेस्टिंगली किया गया है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स, आपको ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाने वाली है। बहुत बढ़िया। एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है हमने जब पढ़ी थी तो तीन तरह से पढ़ी। हमने बोला था कि सर ये तीन तरह से काम कर सकती है, तो डायरेक्ट एक्ट करेगी तो इन्हें क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग, कि सीधा का सीधा अल्फा वन और अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे काम किया। दूसरे टाइप की हो सकती है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग हो सकती है। दूसरे टाइप की हो सकती है क्या, कि ये इनडायरेक्ट एक्टिंग हो। कि इनडायरेक्ट एक्टिंग होने का मतलब ये अल्फा वन अल्फा टू रिसेप्टर को, या फिर अल्फा वन अल्फा टू और बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री जो रिसेप्टर्स है उनको सीधा सीधा स्टिमुलेट ना करे, इसकी जगह ये ACH की रिलीज को बढ़ा दे, तो इनसे बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट एक्टिंग। और तीसरे टाइप की जो ड्रग है वो कौन सी है, मिक्स्ड एक्टिंग। और मिक्स्ड एक्टिंग जो ड्रग है वो दोनों काम करेगी, वो ACH के सीक्रेशन को बढ़ाएगी और साथ ही साथ अल्फा वन अल्फा टू और बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री अल्फा बीटा रिसेप्टर को भी क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। देखो मिक्स्ड एक्टिंग के अंदर केवल एक ही नाम है विच इज एफहेड्रीन, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये एफहेड्रीन। जैसे हमने PSNS के अंदर हर एक ड्रग को डिस्कस किया था, हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो एफहेड्रीन ये कौन सी होती है, मिक्स्ड एक्टिंग होती है, तो अल्फा बीटा दोनों पे काम करेगी। उसके साथ साथ ये ACH नॉन एफिरिन की सिक्रेशन को बढ़ाएगी। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो सीधा सीधा केवल ACH के सीक्रेशन को बढ़ाती है, इसके अंदर दो ही ड्रग मैं लिखूंगा, एक एम्फेटामिन एंड दूसरा है कौन सा, मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल फेनिडेट।
मिथाइल फेनिडेट एंड द एम्फेटामिन, ये दो ही तरह की ड्रग्स है बस इसके अंदर। तो दिस इज इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड देयर इज मिक्स्ड एक्टिंग। इजी, ग्रेट। इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड द मिक्स्ड एक्टिंग के मैं एग्जांपल आपको लिखा चुका हूँ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ये जो है डायरेक्ट एक्टिंग। सर डायरेक्ट एक्टिंग दो तरह से काम करती है। ये बेसिकली या तो अल्फा रिसेप्टर को जो है स्टिमुलेट करेगी या बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी। सर ये ड्रग्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट बात ये कि बनी किससे है। नॉर्मली ये ड्रग्स जो होती है कैटाकोलामीन से बन सकती है। किससे बन सकती है? कैटाकोलामीन से बन सकती है। कैटाकोलामीन्स आपकी बॉडी में जो है एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करे जाते हैं बाय द एड्रिनल मेड्यूला, जैसे कि डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब क्या होते हैं? कैटाकोलामीन्स होते हैं। तो कभी कभार जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है वो कैटाकोलामीन्स होती है। क्या होती है? कैटाकोलामीन्स होती है। और कभी कभार ये नॉन कैटाकोलामीन्स होती है। तो या तो मैं कैटाकोलामीन पढ़ रहा हूँ या फिर नॉन कैटाकोलामीन पढ़ रहा हूँ, बस मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ ताकि ड्रग्स इजीली समझ में आ जाए। कैटाकोलामीन जो ड्रग्स होती है वो हमेशा पेरेंटल रूट से दी जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑलवेज इनको देना है वो कौन से रूट से देंगे? जब भी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो पेरेंटल रूट से देते हैं। इट मीन्स IM, IV, सबक्यूटेनियस। आप ओरल रूट से इनका यूज़ नहीं करेंगे। इनके अंदर आने वाली ड्रग्स कौन सी है? तो कैटाकोलामीन्स के अंदर जैसे कि ड्रग्स है जैसे कि एड्रीनलिन, जिसको आप क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। आई एम नॉट सेइंग नॉर एड्रीनलिन नॉर एपिनेफ्रिन, वो दूसरी ड्रग है विच इज़ नॉर एड्रीनलिन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ विच इज़ नॉन एज नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रीनलिन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रीनलिन को बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। आप पूरा नाम लिखिएगा। और तीसरी ड्रग है इसके अंदर कौन सा? डोपामीन। तीसरा ड्रग है डोपामीन। सर ये तो हमारी बॉडी में बनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने कब कहा? तो बॉडी में बनते हैं इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एंडोजीनस। क्या बोलते हैं? एंडोजीनस। लेकिन मैं बाहर से भी तो यूज कर सकता हूँ। तो दीज आर एंडोजीनस जो आपकी बॉडी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं सर? एड्रिनल मेडुला में बनते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो ड्रग्स है वो बाहर बनेंगे। तो दीज आर एक्जोजीनस। दीज आर एक्जोजीनस। एक्जोजीनस कौन कौन से होंगे? जैसे कि मैं एग्जांपल लिए आपको बोलूँ डोब्यूटामाइन। तो सर डोपियामीन अलग है, डोब्यूटामीन अलग है। इनके पीछे है ये एमाइन। ये सारे के सारे जितने भी होते हैं सारे एमाइन ही होते हैं। कोटाकेलामाइन। तो दिस इज योर डोपामाइन एंड द डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन अलग है तो कोटाकालामीन ही, बट एक्सोजीनस होगा। देन इसके अलावा और दूसरे नाम जैसे कि डोब्यूटामाइन के अलावा यहाँ पर डोपेक्सामाइन, डोपेक्सामाइन। और हो सकता है कौन सा? यहाँ पर आइसोप्रेनिलीन। आइसोप्रेनिलीन। आइसोप्रेनिलीन को मैं आइसोप्रोटेरेनॉल भी बोलता हूँ। ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कौन सा? फोनेलापाम। तो कुछ नाम है जिसमें डोब्यूटामीन और डोपामीन, इनको हम बहुत पढ़ेंगे। ठीक है। और आइसोप्रेनिलीन को भी पढ़ेंगे, एड्रेनलिन को भी पढ़ेंगे और नॉर एड्रेनलिन को भी पढ़ेंगे। तो ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? दीज आर एक्सोजीनस। दीज आर एक्सोजीनस। ग्रेट। नाउ बचे कौन से? नॉन कैटाकोलामाइन। सर नॉन कैटाकोलामाइन जो है, अब मैं इनमें बताऊंगा कि ये कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। सर ये या तो आपके अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कर रहे होंगे, सॉरी, या तो ये अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट होंगे या फिर आपके ये बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये या तो अल्फा जो है रिसेप्टर एगोनिस्ट है या फिर ये बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ग्रेट। नाउ द अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट के अंदर मेरे पास दो तरह के अल्फा रिसेप्टर है। मेरे पास अल्फा 1 भी है, मेरे पास अल्फा 2 भी है। तो मैं कौन से रिसेप्टर के लिए वर्क कर रहा हूँ? कि अल्फा 1 के लिए काम कर रहे हो, अल्फा 2 के लिए काम कर रहे हो? इसके लिए मेरे को जगह चाहिए कि, तो मैं इसको यहाँ पर एक्सोजीनस को इस तरह से लिखूँगा। ओके। सो द अल्फा 1 कौन से हैं और अल्फा 2 कौन से हैं? तो अल्फा 1 जो अल्फा 1 को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। और अल्फा 1 का काम क्या है सर? अल्फा 1 का काम तो है कि बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना मोस्टली। तो अल्फा 1 बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। अल्फा 1 क्या करवाएगा? बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। तो उनको मैं हाइपोटेंशन में यूज करूँगा, जैसे कि फिनाइल एफ्रीन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या? फिनाइल एफ्रीन।
इसके अलावा इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे कि मिलोड्रीन, फिनाइल एफ्रीन, मिलोड्रीन। देन एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, जाइलो मेटाजोलिन। Great. These all are alpha receptor agonist and the alpha 1 receptor agonist if I say precisely. Now what about the alpha 2 receptors? Alpha 2 receptor क्या करते थे सर? alpha 2 receptors का तो काम यही था कि वो कहाँ पर थे, प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन पर थे, तो बीपी को डिक्रीज करते थे। ये बीपी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और ये बीपी को डिक्रीज करेंगे। इफ़ यू ग्रेट गॉट इट। अल्फा 1 क्या करते हैं, बीपी बढ़ाते हैं बिकॉज ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, तो बीपी बढ़ाते हैं और ये बीपी कम करते हैं। गॉट इट, ओके। तो द अल्फा 2 रिसेप्टर्स की जो ड्रग है वो कौन कौन सी है, जैसे कि इसकी ड्रग है क्लोनिडीन, इसकी ड्रग है क्लोनिडीन। देन इसके अलावा एक और ड्रग है इसकी एप्राक्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन। देन होता है कौन सा, ब्रीमोनिडीन, ब्रीमोनिडीन। ब्रीमोनिडीन को हम ग्लूकोमा में यूज करेंगे। नाउ देन टीजानिडीन, सबके पीछे कहीं देख पा रहे हैं निडीन लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक और लिख सकते हैं जैसे कि डेक्स मेडेटोमिडीन, डेक्स मेडेटोमिडीन। तो ये कुछ ड्रग्स है, ये दीज ऑल ड्रग्स आर अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो अल्फा 2 रिसेप्टर पे वर्क करेगी और बीपी को डिक्रीज करेगी, बिकॉज अभी प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन पे होते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज नहीं होने देते। अब आती है आपके पास सबसे बढ़िया ड्रग विच इज़ बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। दिस इज योर बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट को मैं नीचे की तरफ लिखूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी ड्रग्स है, इनको आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बड़ा यूज कर रहे होंगे। बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का इतना रोल है नहीं, तो हम इसलिए बीटा 2 से ही शुरू करेंगे। तो बीटा रिसेप्टर जो एगोनिस्ट है उसके अंदर आप कौन से रिसेप्टर को एगोनिस्ट कर रहे हैं, सर आप बीटा 3 को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो दिस इज बीटा 3 एगोनिस्ट एंड द बीटा 2 एगोनिस्ट। सर बीटा 3 जो था वो कहाँ पर था, बीटा 3 कहाँ पर था, इफ यू रिमेंबर, वो एडिपोसाइट्स में था और ब्लैडर के लिए भी काम कर रहा था, वो एडिपोसाइट्स में भी था, ब्लैडर में भी रिलैक्स कर रहा था। तो इसके अंदर एक ही ड्रग मैं लिखूंगा बीटा 3 एगोनिस्ट में, विच इज मीरावेग्रॉन, मीरावेग्रॉन, ठीक है। और मीरावेग्रॉन क्या करेगी, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर में देंगे जो ब्लैडर को रिलैक्स करेगी। तो यूज्ड इन ओवर एक्टिव ब्लैडर, और ये ब्लैडर को रिलैक्स करेगा बिकॉज ऑफ बीटा 3 क्या करता है, रिलैक्स करेगा, तो ये ब्लैडर को रिलैक्स करेगा। नाउ आते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब इनको हमको कहाँ यूज करेंगे, देखो बीटा 2 कहाँ था, मैंने बोला था 2 लंग्स है तो लंग्स में, और रिलैक्स करने का काम करेगा लंग्स को, तो लंग्स को रिलैक्स करेगा तो ब्रोंको डायलेशन करेगा, और ब्रोंको डायलेशन करेगा तो मैं इनको अस्थमा सीओपीडी में यूज कर सकता हूँ। तो बीटा जो एगोनिस्ट होते हैं उनको कहाँ यूज करते हैं, इनको हम यूज करते हैं अस्थमा में या फिर सीओपीडी में। क्यों, क्योंकि क्या करवाना है मेरे को, ब्रोंको डायलेशन करवाना है। तो यहाँ पर ड्रग्स जो है उनकी 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी किस हिसाब से, तो 3 कैटेगरी है इनकी एक्चुअली में इनके फंक्शन के हिसाब से कि कितनी देर ये फंक्शन करते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बोलते हैं सावा, लावा, वी लावा, सावा, लावा, द वी लावा। देखो एक्चुअली में अगर बहुत थोड़ी देर तक अगर ये काम कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट एक्टिंग। इसे क्या बोलूँगा मैं, लॉन्ग एक्टिंग, बिकॉज वो ज़्यादा देर तक काम कर रहा है। और ये बहुत देर तक काम कर रहा है तो इसलिए क्या बोलेंगे, वेरी लॉन्ग एक्टिंग। ये है सब क्या, ये बीटा एगोनिस्ट है तो इसलिए इसे बोलते हैं क्या, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इन्हें क्या बोलेंगे, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। और इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे क्या, वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूरेशन ऑफ फंक्शन। तो भाई ये 2 से 4 घंटे काम करते हैं केवल, ये जो है ये 12 घंटे तक काम करेंगे, और ये जो है 24 घंटे तक काम करेंगे। तो भाई 24 घंटे तक काम कर रहे हैं तो इनका यूज जो है ना हम केवल सीओपीडी में करते हैं, अस्थमा में नहीं करते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं, सीओपीडी में करते हैं, नॉट इन अस्थमा, क्योंकि इतनी देर तक मेरे को इफेक्ट नहीं चाहिए अस्थमा में। अस्थमा में थोड़ी देर में पेशेंट रिलीव हो जाएगा,
तो अस्थमा में मेरे को इंस्टेंट एक्शन चाहिए जो जल्दी एक्शन करे और गायब हो जाए। तो इसके लिए आपके पास जो ड्रग वो आपकी सावा होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर एक्यूट अटैक आया है किसका, अस्थमा का, तो एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में हम क्या यूज करेंगे, सावा यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हो जाएगी, हमको रेसिपी के अंदर भी हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी डिटेल में डिस्कशन कर ले रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर जो है इसको अस्थमा के अंदर लावा जो होती है इनको परसिस्टेंट अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, जिसको लगातार अस्थमा बना रह सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोफाइलैक्सिस बचाव के लिए इसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रेट। तो अस्थमा के लिए इन्हें यूज करेंगे। सीओपीडी के लिए जो है आप बारी लावा यूज़ कर सकते हैं। इनके ड्रग्स के नाम इंपॉर्टेंट है ना। तो जो सावा है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसका नाम तो आपने बहुत सुना है, विच इज सालबुटामोल। सालबुटामोल पेशेंट को दे सकते हैं, वो सावा होती है, S4 सावा, S4 सालबुटामोल। ना होता है। दूसरी ड्रग है इसके अंदर टर्ब्यूटैलिन। तो ये दोनों की दोनों क्या करेंगे, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, सावा है। लावा के अंदर कौन आता है, तो साल्मेटेरोल आता है। पहला ड्रग है इसके अंदर कौन, साल्मेटेरोल। देन दूसरा ड्रग है इससे मिलता जुलता फॉर्मेटेरोल। देन उसके अलावा जो बी लावा है इसके अंदर ओलोडेटेरोल, सही है। और दूसरा बिलानटेरोल। ये ड्रग्स के नाम आप याद रखेंगे। इसको मैं वापस लिख देता हूँ, ओलोडेटेरोल। तो ओलोडेटेरोल, बिलानटेरोल ये बी लावा होती है, साल्मेटेरोल, फॉर्मेटेरोल ये लावा होती है, और साल्बुटामोल एंड टर्बिटैलिन ये दोनों होती है सावा। गॉट इट। ये सारी की सारी आपकी हो गई कौन सी, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो बीटा 2 की एक्टिविटी को बढ़ाएगी। ग्रेट है। नाउ तो जो बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग जो होती है, ये कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे आप कि बीटा 2 जितनी भी हमने यूज़ करी है, बीटा 2 एगोनिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट सी ड्रग है। इनका मोस्टली जो पर्पज़ है वो हमारा क्या है कि भाई इनको ब्रोंको डायलेशन के लिए लंग्स की कंडीशन के अंदर आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट को, तो हम इनको यूज किससे करते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट जो यूज़ करी जाती है, इनको यूज़ करने का तरीका होता है पीएमडीआई मतलब क्या होता है, प्रेशर्ड मीटर डोज इनहेलर। एमडीआई के थ्रू देते हैं, जो पंप आपने देखे होंगे अस्थमा वाले पेशेंटों के मुंह में लगा कर उसको इनहेल करना होता है इनहेलेशन के साथ में, उसे बोलते हैं पीएमडीआई। तो नॉर्मली इन्हें इनहेलेशन रूट से दिया जाता है सारी ड्रग्स को। लेकिन एक ड्रग यहाँ पर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, टर्बिटैलिन। इस टर्बिटैलिन को हम कौन से रूट से देते हैं, इस टर्बिटैलिन को देते हैं हम सबक्यूटेनियस। कौन से रूट से देंगे, सबक्यूटेनियस। बाकी जितनी भी ड्रग्स है वो इनहेलेशन रूट से जाती है। पीएमडीआई का मतलब कौन सा रूट है, इनहेलेशन रूट इन सबका रहता है। गॉट इट। लेकिन टर्बिटैलिन कैसे देनी होती है, सबक्यूटेनियस से देनी होती है। अगर इन ड्रग्स को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया जाए तो साइड इफेक्ट दिखा सकती है। अब सोच के देखो साइड इफेक्ट क्या दिखाएगी। अगर आपने बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट दिया जिससे ब्रोंको डायलेशन तो हो गया, लेकिन बाकी के सिम्टम्स तो बढ़ जाएंगे। बीटा 2 रिसेप्टर को एगोनिस्ट तो करेगी, उसके साथ बीटा 2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट की वजह से बाकी सिम्टम्स बढ़ेंगे। जैसे तो हार्ट रेट बढ़ेगी तो पेशेंट में पैल्पिटेशंस आएगा, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे तो ट्रेमर्स आएगा। देन हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, बिकॉज अब याद होना चाहिए कि बीटा 2 रिसेप्टर क्या कर सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया कर सकता है। हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये देखें कहाँ पर है, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया करेगा बीटा 2 रिसेप्टर, तो हाइपरग्लाइसीमिया कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा पोटेशियम कम हो जाता है। जब भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो पोटेशियम कम होता है, इट मीन्स हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जिनका डिस्कशन हम लेटर ऑन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने जो दूसरे टाइप की ड्रग है जिनके बारे में मैंने डिस्कशन किया, विच इज़ बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो पार्ट है किसका, एड्रीजेनिक ड्रग्स का। तो ये ड्रग्स हो गई आपकी कौन सी ड्रग, एड्रीजेनिक ड्रग्स। दीज आर ऑल एड्रीजेनिक ड्रग्स, जो एसएनएस की एक्टिविटी को बढ़ाएगी। मैंने बोला 3 तरह से काम कर सकती है, या तो आप मिक्स्ड एक्टिंग दे सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग दे सकते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग दे सकते हैं। मिक्स्ड एक्टिंग दोनों काम करेगी, एसीएच को बढ़ाएगी, अल्फा बीटा को भी एक्टिवेट करेगी, इट मीन एफिड्रिन यहाँ पर आ गया। इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर एम्फेटामिन दे दिया आपने, या फिर मिथाइल फेनिडेट दे दिया आपने, तो ये सारी इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। ये क्या करती है सर, तो ये बेसिकली एसीएच की एक्टिविटी को बढ़ाती है, एसीएच को रिलीज ज़्यादा करवाती है। डायरेक्ट एक्टिंग सीधा सीधा जो है अल्फा और बीटा को एक्टिवेट करती है। 2 तरीके से कर सकते हैं आप, कैटाकोलामीन दे सकते हैं, नॉन कैटाकोलामीन दे सकते हैं। सर कैटाकोलामीन जो है बॉडी के अंदर बनते हैं या फिर पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं, तो एंडोजीनस कैटाकोलामीन हो सकते हैं, एक्सोजीनस हो सकते हैं। एंडोजीनस के अंदर वेरी सिंपल से एग्जांपल है जो एड्रिनल मेडुला से बनते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन। एड्रेनलिन मींस एपिनेफ्रिन, द नॉन एड्रेनलिन मींस नॉर एपिनेफ्रिन। उसके अलावा एक्सोजीनस में जैसे कि डोब्यूटामाइन है, डोपेक्सामाइन है, आइसोप्रेनलिन है, या फिर फोनापाम है।
फोनेला फॉर्मुलापाम है। तो ये सारी ड्रग्स कौन सी हो गई, एक्सोजीनस हो गई। अब बात इंपॉर्टेंट है किसकी, नॉन कैटाकोलामिन्स की। भाई जो कैटाकोलामिन्स नहीं है तो इन्हें आप ओरल भी दें, इनहेलेशन भी दें, इंट्रावीनस भी लगाएं, पेरेंटल रूट से दें, किसी से दें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैटाकोलामिन्स हमेशा पेरेंटल रूट से लगेंगे। नॉन कैटाकोलामिन्स में आप डिपेंड करता है कि कौन से रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप अल्फा को कर रहे हैं, बीटा को कर रहे हैं, तो अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करें तो अल्फा एगोनिस्ट, और बीटा को कर रहे हैं तो बीटा एगोनिस्ट। अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट में सर किसको कर रहे हैं, अल्फा 1 को कर रहे हैं, अल्फा 2 को कर रहे हैं, तो अल्फा 1 को अगर करेंगे तो अल्फा 1 वाले सारे काम करेगा। इट मीन्स बेसो क्या करवाएगा, बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, बीपी को बढ़ाने के लिए काम आएगा। तो फिनाइलेफ्रिन हो गया, मिलोड्रिन हो गया, जाइलोमेटाजोलिन हो गया। अल्फा 2 रिसेप्टर जो एगोनिस्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, बीपी को कम करने का काम करेंगे, बिकॉज जब ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को कम करते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि क्लोनिडीन हो गया, एप्राक्लोनिडीन हो गया, ब्राइमोनिडीन आ गया, देन टिराजिनिडीन आ गया, एंड द डेक्सामेडिन, ये ड्रग्स कुछ इसके अंदर है। नादा इसी के अंदर मैंने दूसरी बोली कि बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, जिसमें आप बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं। बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए आप बीटा 2 को एक्टिवेट कर सकते हैं, बीटा 3 को कर सकते हैं। बीटा 3 के लिए आपके पास एक ही ड्रग है, कौन सा, मीरावेग्रॉन क्या करेगी, ओवरएक्टर ब्लड में देंगे तो रिलैक्स कर देगा। इंपॉर्टेंट ड्रग आती है बीटा 2 एगोनिस्ट, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। बीटा 2 एगोनिस्ट जो है बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। बीटा 2 रिसेप्टर करता क्या सर, बीटा 2 रिसेप्टर हर जगह क्या करेगा, चीज़ों को हर जगह क्या करेगा, कहाँ पर एक्टिवेट होता है, पहली बात तो लंग्स में होगा, लंग्स में होगा तो क्या करवाएगा, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करवाएगा। तो अस्थमा सीओपीडी में आप इन्हें यूज करें, इन्हें इनहेलेशन रूट से यूज़ करा जा सकता है। ये एक्शन की ड्यूरेशन के आधार पर 3 प्रकार की हो सकती है, सावा, लावा, वीलावा। सावा मतलब शॉर्ट एक्टिंग, 2 से 4 घंटे काम करेगी, लावा 12 घंटे काम करेगी, वीलावा 24 घंटे से ज़्यादा काम करेगी। तो सावा को आप जो है शॉर्ट अटैक या फिर एक्यूट अटैक अस्थमा में दे सकते हैं, जिसको हम रेसिपी के अंदर पढ़ेंगे। सावा के एग्जांपल है जैसे कि साल्बुटामोल, टर्बिटेलिन। लावा के एग्जांपल है कौन सा, साल्मेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल। और बीलावा के एग्जांपल है कौन सा, ऑल्डाटेरॉल एंड बिलांटेरॉल। टर्बिटेलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स हैं हम इनहेलेशन रूट से दे सकते हैं। ग्रेट, ये आपकी खत्म हो गई कौन सी, एड्रेनर्जिक ड्रग। एड्रेनर्जिक ड्रग के बाद में दूसरे टाइप की जो ड्रग आएगी वो कौन सी होगी, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग होगी। मैं जल्दी बोल रहा, तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। नाउ द एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स है वो एसएनएस की एक्टिविटी को कम करेंगे। तो एसएनएस की एक्टिविटी को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा सर, यहाँ पर ब्लॉकर ड्रग दूंगा जो रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। इट मीन्स एंटागोनिस्ट दूंगा मैं, क्या दूंगा, एंटागोनिस्ट दूंगा। तो एंटागोनिस्ट तो 2 ही तरह के होंगे, या तो आप पेशेंट में अल्फा एंटागोनिस्ट दे रहे होंगे, यानी कि अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे रहे होंगे, या फिर पर्सन के अंदर आप बीटा एंटागोनिस्ट दे रहे होंगे, यानी कि बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे रहे होंगे। बीटा रिसेप्टर को बंद करूं, इज दैट ग्रेट, अमेजिंग। सर अल्फा के अंदर कौन सा बंद कर रहे हो, अल्फा 1 कर रहे हो, अल्फा 2 कर रहे हो, अल्फा 3 कर रहे हो, अल्फा 2 ही है। तो सर डिपेंड कर रहा है कि मैं अल्फा 1 दोनों को कर दूँ, पता नहीं किसी को भी कर दूँ। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव। ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब आप कोई सा भी बंद कर दे रहे हैं, अल्फा 1 को भी कर दे रहे हैं, अल्फा 2 को भी कर दे रहे हैं। दीज आर नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये अल्फा 1 को भी ब्लॉक करेंगे और अल्फा 2 को भी ब्लॉक करेंगे। सेलेक्ट नहीं किया मैंने, बिना सेलेक्ट करके सबको बंद कर दिया। तो इस तरह की ड्रग्स कहलाती है नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंटागोनिस्ट। और दूसरे तरह की ड्रग जो होगी वो सेलेक्टिव होगी। अब सेलेक्टिव अगर होगी तो मैं सेलेक्ट करके अल्फा को ब्लॉक करूँगा कि मैं अल्फा 1 को ब्लॉक करना है या अल्फा 2 को ब्लॉक करना है। देखो अल्फा 2 ब्लॉकर के अंदर जो है सेलेक्टिव में एक ही तरह की ड्रग है, विच इज योहिमाविन। कौन सी ड्रग है, योहिमाविन, जो आपको याद नहीं करनी है बिकॉज अब ये अस्पतालों में यूज करते ही नहीं है, इसका कोई यूज है ही नहीं, तो इसलिए ड्रग इसलिए इंपॉर्टेंट होती नहीं है। अब केवल हमको ब्लॉक करना है किसको, अल्फा 1 को, और यहाँ पर ब्लॉक करूँगा मैं किसको, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को। तो सर अल्फा 1 को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास जो ड्रग है अल्फा 1 ब्लॉकर सेलेक्टिव में, इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग है जैसे कि प्राजोसिन, टेरोजोसिन, डॉक्साजोसिन, प्राजोसिन, टेरेजोसिन एंड द डॉक्साजोसिन। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो ये भाई ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन विद बीपीएच, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब अल्फा 1 रिसेप्टर का काम क्या था सर, अल्फा 1 रिसेप्टर बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता, हर चीज़ बढ़ाता है, ठीक है। ब्लडर में भी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता, हर जगह कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था ये। तो ये आप जो है यूज कर पाएंगे अल्फा 1 ब्लॉकर को, कि आपको भाई अल्फा 1 रिसेप्टर करता क्या था, हर चीज़ को बढ़ाता था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता था, हर चीज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट करता था, ब्लडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, ये इंस्पेक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था। यहाँ पर अगर मैं अल्फा 1 ब्लॉकर दे रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएगी, तो उल्टी हो जाएगी मतलब वैसो डायल्यूशन होगा। तो इन्हें मैं हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकता हूँ।
और बाकी साथ के साथ इन्हें हम जो है दूसरी कंडीशन जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जहाँ पर प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया तो यूरिनरी रिटेंशन हो गया, वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। इसके साथ में पेशेंट में दूसरी ड्रग और भी है, डेक्साजोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन के साथ में दूसरी ड्रग और है जैसे कि टैमसुलोसिन, टैमसुलोसिन। और टैमसुलोसिन के बाद में एक और ड्रग है, कौन सा, सिलोडोसिन। तो इन सब के नाम के पीछे ओसिन लग रहा है, आप ऐसा इनको पढ़ पाएंगे। ठीक है, जो ये अब इनके बारे में एक एक लाइन में बताता हूँ। जैसे कि टैमसुलोसिन जो होती है, टैमसुलोसिन की स्पेलिंग में ए और आएगा अभी। सो तो टैमसुलोसिन जो होती है, इसके बारे में हमने बीपीएच के अंदर पढ़ा था कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन केस ऑफ बीपीएच, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जहाँ पर प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया, बिकॉज वो प्रोस्टेट को जो है सिंक करेगा। यहीं पर मैं आपको टेराजोसिन के बारे में बताऊं। दैट टेराजोसिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ स्कॉर्पियन बाइट। बिच्छू काट जाए तो स्कॉर्पियन बाइट के केस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन, टेराजोसिन। नाउ दीज ऑल थ्री ड्रग्स, प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड द डॉक्साजोसिन, दीज ऑल ड्रग्स आर ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पेशेंट को जब हाइपरटेंशन है और साथ साथ बीपीएच भी है, कि हाइपरटेंशन भी मैनेज कर दूंगा और साथ ही साथ मैं क्या कर दूंगा, बीपीएच भी मैनेज कर दूंगा। तो ये होगा कब, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हाइपरटेंशन विथ बीपीएच, कि इनसे ब्लड वेसल्स भी डायलेट होगी तो हाइपरटेंशन भी मैनेज हो जाएगा और बीपीएच भी आप कंट्रोल कर दोगे। तो तीनों ड्रग कौन सी, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, इनको आप अपने तरह से लिख दीजिएगा अगर यहाँ पर आपको समझ भी नहीं आ रहा है। टैमसुलोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ बीपीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। ग्रेट, अमेजिंग। नाउ द बाकी की बची आई नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव के अंदर आप दोनों को ब्लॉक कर रहे होंगे, तो दोनों को ब्लॉक आप कैसे कर रहे हैं सर, रिवर्सिबल कर रहे हैं क्या, कि ऐसा ब्लॉकेज किया कि हो गया तो हो गया, वापस से चेंज मैं कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे तरह का चेंज कैसा है, इरिवर्सिबल, कि अगर ब्लॉकेज हो गया तो एक बार नहीं हो, खुलेगा ही नहीं वापस। तो ये इरिवर्सिबल ब्लॉकेज जो है ये होता है कौन, किसके द्वारा, फिनाइल ऑक्सीबेंजोमाइन। तो इसके लिए जो ड्रग है वो कौन सी ड्रग है, फिनाइल ऑक्सीबेंजामीन या फिर बेंजामाइन। तो फिनाइल ऑक्सीबेंजामाइन या फिर बेंजामीन, ये ड्रग है कौन सी, इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव। और इसके अलावा जो रिवर्सिबल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इनमें आती है कौन सी, फेंटोलामाइन एंड द टोलाजोलिन। फेंटोला, पहली ड्रग है कौन सी, फेंटोलामाइन, और दूसरी ड्रग है इसके अंदर कौन सी, टोलाजोलिन। इनको एक एक करके हम यूज भी करेंगे, लेकिन अभी आप सिंपल सा लिख के रखें। तो ये नॉन सेलेक्टिव है, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करती है। ब्लॉकेज रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, इसके अकॉर्डिंग दोनों टाइप की हो जाएगी। ये सर सारी ड्रग्स हो गई कौन सी, जो है अल्फा एंटागोनिस्ट। दूसरी ड्रग आती है कौन सी, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर या फिर बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सर बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की डिस्कवरी के बेसिस पर हम इन्हें तीन टाइप से डिपेंड कर सकते हैं, तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ अगले पेज में, कि जो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर कौन सी जनरेशन को बिलोंग करती है सर, ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, यानी कि जिनकी पहले डिस्कवरी हुई। देन आती है कौन सी, सेकंड जनरेशन, एंड देयर इज थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड द थर्ड जनरेशन ड्रग। ठीक है, तो इनको ब्लॉकेज करना है आपको, तो जो काम है वो बंद कर दो। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग करती क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग है वो बीटा 1 एंड द बीटा 2 को ब्लॉक करती है। उसको ब्लॉक करेगी, बीटा 1 एंड द बीटा 2 को ब्लॉक करती है। जो सेकंड जनरेशन है वो बीटा 1 को ब्लॉकेज करेगी। और बीटा 1 आपको पता है हार्ट में होता है, इसलिए इन्हें कार्डियो सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, बिकॉज जब हार्ट के अंदर ही जो है बंद कर रही है, तो इसलिए बोलते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर या फिर बीटा ब्लॉकर। थर्ड जनरेशन का काम सिर्फ सिंपल सा है कि ये सिंपल सा इनमें वैसोडाइलेशन करवाना है इनको। ये दोनों तरह की हो सकती है, ये कार्डियो सेलेक्टिव भी हो सकती है, कहने का मतलब ये बीटा 2 को भी, बीटा 1 को ब्लॉक कर सकती है, या फिर नॉन सेलेक्टिव भी हो सकती है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये सब को ब्लॉक कर देगी। ग्रेट। ना तो बीटा 1 इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बीटा 1 जो है
बीटा 1 और बीटा 2 जो दोनों को ब्लॉक कर रही है, बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करने वाली जैसे कि ड्रग है इसके अंदर प्रोपेनोलॉल, पिंडोलॉल, पिंडोलॉन, तीसरा ड्रग है इसके अंदर पेनब्यूटोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल, पिंडोलॉल, पेनब्यूटोलॉल, देन आता टेमोलॉल। इन सब के नाम के पीछे आपको लॉल दिखेगा तो आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऑक्सीप्रेनोलॉल, देन नेडोलॉल। नेडोलॉल के बारे में खास बात क्या है कि नेडोलॉल इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग, नेडोलॉल इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग, सबसे ज़्यादा लंबी टाइम तक काम करेगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो दिस इज़ योर फर्स्ट जनरेशन ड्रग विच इज़ बीटा 1 एंड द बीटा 2 ब्लॉकर की बीटा 1 को भी बंद करूँगा, बीटा 2 को भी बंद करूँगा। बीटा 1 को बंद करूँगा तो हार्ट को बंद कर दूंगा, बीटा 2 को बंद करूँगा तो भाई लंग्स को बंद कर दूंगा। तो हार्ट में जो एक्टिविटी हो रही थी उनको कम करेंगे और यहाँ पर लंग्स की एक्टिविटी को कम करेंगे, उल्टा करेंगे जो भी एसनेस कर रहा था। मतलब बीटा 1 जो ब्लॉकर, बीटा जो सेकंड जनरेशन जो ड्रग है, सेकंड जनरेशन ड्रग जो है वो केवल कार्डियो सेलेक्टिव है। कार्डियो सेलेक्टिव होने का मतलब वो हार्ट के ऊपर काम करती है बिकॉज वो बीटा 1 को ही ब्लॉक करती है। तो इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है जैसे कि मेटोप्रोलॉल, बेटॉक्सोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बेटॉक्सोलॉल, एसीब्यूटोलॉल, then एटेनोलॉल, then esmolol. And the esmolol, the one thing about the esmolol, this is the shortest acting drug. This is the shortest acting beta blocker. This is the shortest acting beta blocker, esmolol. Great, बहुत बढ़िया। Now the third generation जो है वो कार्डियो सेलेक्टिव भी हो सकती है। थर्ड जनरेशन इज कार्डियो सेलेक्टिव। कार्डियो सेलेक्टिव मतलब ये बीटा 1 को भी ब्लॉक करेगी। तो बीटा 1 को ब्लॉक करेगी तो इनके ड्रग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दिस इज योर बिसोप्रोलॉल। देन सेकंड ड्रग इसके अंदर सेलीप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, सेलीप्रोलॉल एंड द नेविवोलॉल। And the one thing about the nevivolol is nevivolol is the most cardioselective beta blocker. This is the most cardioselective beta blocker की केवल और केवल बढ़िया तरह से हार्ट पे यही काम करती है, बीटा ब्लॉकर। दैट्स इट। नाउ द नॉन सेलेक्टिव तो सर बीटा जो है थर्ड जनरेशन है तो नॉन सेलेक्टिव तो बीटा 1 को बंद कर सकती है, बीटा 2 को बंद कर सकती है, बीटा 3 को बंद कर सकती है। दिस इज नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का एग्जांपल जैसे कि लाबेटालॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है सर लाबेटालॉल। ये मैं हाइपरटेंशन के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। लाबेटालॉल द कार्बेडेलॉल, तो लाबेटालॉल एंड द कार्बेडेलॉल, दीज आर नॉन सेलेक्टिव। तो मैं एक लाइन में ऐसे कह रहा हूँ कि मैं कौन सी रिसेप्टर को बंद कर रहा हूँ, उसी से काम चल रहा है मेरा। कि बीटा रिसेप्टर के लिए आप एक बार इसको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके पहले एक बार रिसेप्टर देख लो। सर बीटा रिसेप्टर में 3 जनरेशन की ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर है। सेकंड जनरेशन जो वो कार्डियो सेलेक्टिव है, कहने का मतलब बीटा 1 को ही ब्लॉक करती है। बीटा 1 केवल हार्ट के ऊपर था, एक हार्ट याद करो। और बीटा जो थर्ड जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन के दोनों टाइप है। थर्ड जनरेशन सर कार्डियो सेलेक्टिव भी है, नॉन सेलेक्टिव भी है। कार्डियो सेलेक्टिव होने का मतलब वो हार्ट के ऊपर काम करेगी, जैसे कि बिसोप्रोलॉल है, सेलीप्रोलॉल है, नेविलोलॉल है। नेविलोलॉल जो है वो मोस्ट कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। नॉन सेलेक्टिव सब जगह काम करेगी, वो बीटा 1 पे भी काम करेगी, बीटा 2 पे भी काम करेगी, बीटा 3 पे भी काम करेगी। तो ये नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव जैसे कि लाबेटालॉल और कार्बेडेलॉल है। जो थर्ड जनरेशन है वो वैसोडाइलेशन करेगी। नाउ द सेकंड जनरेशन जो कार्डियो सेलेक्टिव है, बीटा 1 को ब्लॉक करेगी, जिसके एग्जांपल जैसे कि मेटोप्रोलॉल है, बेटॉक्सोलॉल है, एसीब्यूटोलॉल है, देन एटेनोलॉल है, एस्मोलॉल है। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रेट है। और एस्मोलॉल इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग और द शॉर्टेस्ट लिख सकते हैं। शॉर्ट तो क्या लिखना, दिस इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। नाउ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर इज नाडोलॉल। द नाडोलॉल इज योर फर्स्ट जनरेशन। इसमें बीटा 1 को ब्लॉक करूंगा, बीटा 2 को ब्लॉक करूंगा। दिस आर द फर्स्ट जनरेशन। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ, जैसे बीटा 1 ब्लॉक है, जैसे प्रोपेनोलॉल, पिंडोलॉल,
पेनिबिटोलॉल, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल जैसे कि आपको बड़े इंपॉर्टेंट काम आते हैं, जैसे कि प्रोपिनोलोल काम आता है, टिमोलोल बड़ा काम आता है, ठीक है। नाडोलोल बड़ा काम आएगा। नाडोलोल इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग, एस्मोलोल इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग, एंड नेबिवोलोल इज द मोस्ट कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. Labetalol is we use in case of emergencies and all. So these all are your the drugs which are beta receptor blocker. You can see there is the second generation drug and the third generation drug are the cardioselective drug, because अभी कहीं ना कहीं हार्ट को ब्लॉक कर रही है. कार्डियोसेलेक्टिव मतलब केवल बीटा वन को ब्लॉक करूंगा, तो सेकंड जनरेशन ड्रग एंड द थर्ड जनरेशन ड्रग्स आर कार्डियोसेलेक्टिव. सेकंड जनरेशन ड्रग एंड द थर्ड जनरेशन ड्रग आर कार्डियोसेलेक्टिव. इज दैट ग्रेट? दिस इज द ऑल अबाउट योर ड्रग्स ऑफ SNS. इज़ दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर आज का जो लेक्चर अभी जो हमने शुरू किया था, इस लेक्चर, वेट ए सेकेंड, हाँ ओके. सो द ANS एंड द SNS का जो लेक्चर आज शुरू हुआ वो इसी साथ क्यों हुआ कि रिसेप्टर हमने समझे. अल्फा रिसेप्टर द बीटा रिसेप्टर अल्फा 1 एंड द अल्फा 2, बीटा में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कहाँ की लोकेशन होती है, क्या काम होता है. ग्रेट. उसके अलावा हमने सेक्सुअल एक्टिविटी को समझने की कोशिश करी, ड्रग्स को हमने समझने की कोशिश करी. ड्रग्स में हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स और एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स है दोनों को एक साथ लिख लिया. अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो जो ड्रग्स है उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे. इनको जो इफेक्ट है पहले हम इफेक्ट देखेंगे जैसे हमने PSNS के अंदर देखा था, उसके बाद में हम इनको डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू ऑल, पीस आउट.